उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के यहां पर और आसपास के इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम की 199 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, जिसके बाद 3 बजे हर की पौड़ी के नजदीक सीसीआर में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उनके साथ मौजूद थे। उत्तराखंड से पानी की वर्षा तो होती ही है, पर आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विकास की वर्षा की है। हम लोग नारा बुलंद करते थे, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और आज मुख्यमंत्री जी ने उसमें एक कड़ी और जोड़ दी है, जय खेल जगत। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज उनकी कही हुई बात सत्य सिद्ध हो रही है। आपको पता ही है कि 16,216 करोड़ की धनराशि से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है और उत्तराखंड में जाएंगे। हमारी रिकॉर्ड तोड़ मानक स्थापित कर रही है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि शीतकालीन यात्रा वहां पर चालू हो। गंगोत्री की पूजा खरसाली में होती है शीतकालीन, गंगोत्री की पूजा मुखबा में होती है, ऊटी मठ में केदारनाथ की पूजा होती है शीतकालीन, और बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो शीतकालीन यात्रा चलेगी, हमारी पहाड़ की इकोनॉमी जो है वो चालू रहेगी, बढ़ती रहेगी, हमारे लोगों को फायदा होगा और निश्चित रूप में जब पहाड़ पर बर्फ गिरेगी तो आपको बर्फबारी का आनंद भी प्राप्त होगा। सभी का मैं अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विशेषकर आज जिनकी सबसे ज्यादा उपस्थिति है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब मेरे ताली बजा दीजिए सभी। आज हम हरिद्वार जनपद के इस सिटी कॉम्प्लेक्स में लगभग 55 करोड़ की लागत की कुल 239 विकास परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि ये हमारा संकल्प है कि जो भी योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उन सभी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं। ये वास्तव में इतने शिलान्यास, इतने लोकार्पण, हमने भी इतनी उम्र हो गई है और रजत जयंती सर ये मनाने, मैं भी संचालन करते हुए रजत जयंती मना रहा हूं, ऐसा नहीं देखा सर। वास्तव में घोषणाएं और उसके बाद शिलान्यास और लोकार्पण, ये सपना साकार माननीय पुष्कर सिंह धामी, युवाओं के युवा धामी। भाइयों बहनों, ये हमारी कार्य पद्धति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो भी योजनाएं शुरू होती हैं वो योजनाएं पूरी होती हैं, बीच में कोई योजना बंद नहीं करते हैं। यानी कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और वो अनवरत रूप से चलता रहे, ये हमारा संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि खेल, शिक्षा, सड़क एवं नगर विकास से जुड़ी हुई
ये सभी परियोजनाएं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले समय में इस पूरे जनपद हरिद्वार में, धर्म नगरी हरिद्वार में विकास की गंगा को बहाने का कार्य करेंगी, यानी कि विकास की बरसात करेंगी। जैसे हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, यहाँ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से नवनिर्मित सिटी कॉम्प्लेक्स में बनाए गए लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, फुटसल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट एवं जिम हरिद्वार के साथ साथ पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और निश्चित रूप से यह हमारे खिलाड़ियों के खेल के मामले में हर प्रकार के उनके विकास में सहयोगी बनेगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई है, बल्कि लाभार्थी कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके इसके बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमारा लक्ष्य है। सीएम धामी ने कहा कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने को लेकर पुस्तक को तैयार किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं को बनाना भी है और बनाने के साथ धरातल पर उनका क्रियान्वयन करना भी है। और साथ ही साथ जो योजनाएं हम प्रारंभ करते हैं, यानी जिनका शिलान्यास करते हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करना भी हमारा संकल्प होता है कि जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं पूरी हों और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक। वहीं पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न योजनाओं का लगभग 1480 लाख के शिलान्यास और 328.52 लाख के लोकार्पण किए, जिसमें कि विद्यालय शिक्षा विभाग के तत्वावधान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत 44.07 लाख का जीआईसी, खेलगांव में कंप्यूटर कक्ष विज्ञान लैब का निर्माण कार्य 46 लाख का जीआईसी डम्मे और साथ में गंगोली घाट में रसायन और जीव विज्ञान लैब का निर्माण कार्य 61.38 लाख का, बढ़ालू में स्कूल कंप्यूटर कक्ष, साइंस लैब और पुस्तकालय का निर्माण कार्य का 41 लाख का जीआईसी, बलवाकोट में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य जो है वो शामिल है। इसके साथ ही 44.07 लाख का मुनस्यारी के लिए जीएमआईसी डोर में साइंस लैब, भौगोलिक और जीव विज्ञान के साथ निर्माण कार्य भी शामिल है। जीआईसी भूली गांव, गंगोली हाट में रसायन और भौतिक विज्ञान लैब का निर्माण कार्य 46 लाख सहित अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर पुलिस के द्वारा मदरसों पर भी सख्ती बरतने की कार्रवाई की जा रही है। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि सरकार की तरफ से मिले निर्देश पर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ऐसे सभी मदरसों की जांच होगी जहां पर बाहरी राज्यों के छात्र तालीम ले रहे हैं। आईजी ने कहा कि मदरसों का पंजीकरण जांचने के साथ साथ छात्रों का सत्यापन भी किया जाएगा। आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि मदरसों के सत्यापन के साथ साथ उनके आय के स्रोत भी देखे जाएंगे, जिसमें कि अवैध फंडिंग की शिकायत मिलने की जांच भी की जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। वहीं तराई पश्चिमी वन प्रभाग के चूनखान इको पर्यटन केंद्र के सभागार में वन विभाग ने 2 दिवसीय कार्यशाला मंडल स्तर का आयोजन किया है। ये कार्यशाला कार्बन फाइनेंसिंग से संबंधित है। इसमें विभिन्न हितधारकों के साथ ये कार्यशाला की जा रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरे मंडल स्तर के सम्मिलित हुए हैं और कई लोग ऑनलाइन भी कार्यशाला में जुड़े हैं। इसके अलावा विभिन्न वन पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ भी इसमें वार्ता की जानी है। वहीं पर विभिन्न हितधारक, स्टेक होल्डर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वो सभी हितधारकों के साथ ही इसमें सुझाव लिए जाएंगे। कार्यशाला का मुख्य विषय यहाँ पर उत्तराखंड में वो वन पंचायत है इसको कि किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट में विकसित किया जा सके और किस प्रकार से इसका वित्तीय लाभ प्राप्त कर सके, इसके संबंध में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं धीरज पांडे ने बताया कि अलग अलग वन पंचायत को हम इस प्रोजेक्ट में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं और ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष रूप लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है और उनकी आजीविका में भी वृद्धि होगी और पंचायत के स्तर पर उनकी आय से सुरक्षित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ था उसमें कार्बन फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट की चर्चा हुई थी। इसी के क्रम में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और पूरे उत्तराखंड में इस कार्यशाला को आयोजित करके एक अच्छा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। वहीं कालाडूंगी में चूनाखान इको टूरिज्म सेंटर में प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे और वन संरक्षक पश्चिमी व्रत डॉक्टर विनय भार्गव ने कार्यशाला में जानकारी साझा की। 2 दिवसीय कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट पीसीसीएफ को भेजी और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अल्मोड़ा में सड़क, पेयजल, सिंचाई, विद्युत और पार्किंग जैसी कई ऐतिहासिक विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्षों में अल्मोड़ा में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है। पूर्व विधायक ने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी सभी कार्यकर्ता उसे जिताने के लिए काम करेंगे। मेयर बीजेपी का ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और जिसको भी संगठन हमारा टिकट देगा वो बड़े अच्छे मतों से जीतेगा और हम आपके विश्वास के साथ कर लें। सारे कार्यकर्ता, सारे संगठन के कार्यकर्ता लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। वो कह दिया हमने वो छिना झपटी कहीं नगर पालिका कर रही है, कभी और लोग भी कर रहे हैं, तो लोगों की मैंने कहा नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। गुरु जी का शिक्षाविद हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके गरिमा पर कोई इस प्रकार ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन वो कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत करके थी। मैंने सिविल लाइन शुरू करी और डीएम ने शुरू कर दी, ये उचित दशा नहीं था, ऐसे हम उनके गरिमा को। वहीं देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी उन्होंने गिनवाई हैं। उन्होंने म्युनिसिपल की समस्याएं प्रमुख प्राथमिकता बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं नगर निगम ने बनाई हुई हैं उनके और सुधारीकरण का प्रयास किया जाएगा। नमामि बंसल ने बताया कि उनमें जो भी व्यवधान या फिर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान भी निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को दिन प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता है उनके लिए भी फीडबैक की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और इसके साथ ही निगम के स्तर से समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। डेफिनेटली स्वच्छता को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा।
साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है, उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए समाधान निकालें। नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वो पंचायतों को सशक्त करे, उनके अधिकार बढ़ाए जाए। साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्य करवा पाए। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ, सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ढूंढते हुए हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोविजन है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कि सत्ता को आप विकेंद्रीकृत अगर आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 73वें और 74वें संशोधन में जितनी भी ताकतें दी गई है 29 विषय 11वीं अनुसूची में और 18 विषय जो शहरी निकाय को लेकर 12वीं अनुसूची में है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, तो सीधा जो बजट है पंचायतों के खाते में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और खुद प्लान करके हमारी ग्राम सभा तय करेगी कि हमारी पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुद अपना काम वो खुद करेगी, जिससे वहां पर रोजगार भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेगी, और सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण नीचे ज्यादा से ज्यादा हाथों में जाएगा, लाखों करोड़ों हाथों में जितना ये जाएगा, उतना ज्यादा जल्दी हम जो स्पीड अप अपना डेवलपमेंट को कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर हमारी जो मीटिंग है वो हमारे हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी शुरू हो चुकी है। गुरुवार और शुक्रवार को पार्षदों की रायशुमारी की जाएगी और शनिवार को मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी से रायशुमारी भी की जाएगी। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। इस बीच नगर निगम में मेयर पद के लिए वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। गौरतलब है कि हल्द्वानी में मेयर सीट के ओबीसी हो जाने के बाद जहां व्यापारी नेता नवीन वर्मा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जाने का पार्टी विरोध कर रही है, तो वहीं पर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता गजराज बिष्ट को टिकट दिए जाने की पैरवी की जा रही है। अपना आवेदन देने आए गजराज बिष्ट ने भी कहा है कि वो उनका 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और उन्हें पूरा यकीन है कि टिकट उन्हीं को मिलेगी। वहीं पर पर्यवेक्षक केदार जोशी ने कहा है कि किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर लेना उस व्यक्ति को टिकट न देने की गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सभी रायशुमारी के बाद ही टिकट दिया जाएगा और इस रायशुमारी को करने के लिए यहाँ आए हैं। हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक
वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बाहरी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी, प्रदेश में भी, प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप भी युवा समय से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए? नहीं, आपको संशय क्यों है? ऐसी चर्चाएं चल रही है ना। नहीं, आपको संशय क्यों है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया में आपके पक्ष ऐसा ना संदेह करना अलग। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।